तो उसे हमने डिसिप्लिन कह दिया कि ये सोशल साइंसेस डिसिप्लिन है, और हम एक एरिया में स्पेशलाइज्ड होते गए, उससे और भी सब्जेक्ट निकलते गए, फिर वो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन हो गया। जैसे साइकोलॉजी पहले फिलोसफी के अंतर्गत ही था, साइकोलॉजी वॉज द पार्ट ऑफ फिलोसफी डिसिप्लिन, लेकिन बाद में जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा लोगों ने, और जब रिसर्च करने के अपने मेथड्स के बेसिस पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया और कहा कि नहीं साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, फिलोसफी से बाहर हुआ, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन का दर्जा मिला उसे। हम नेचर समझना चाह रहे हैं सोशल साइंसेस का, तो एक बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, सोशल साइंस टीचर होने के नाते, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लर्नर होने के नाते, कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप से संबंधित मामला। दूसरा, सोशल साइंसेस स्टडी मोस्टली द सोशल इश्यूज, ऐसे मुद्दे जिनका स्वरूप सोशल है, मतलब दो लोगों की अंतःक्रिया से जुड़ा मसला है, दो लोगों के बीच में विचारों का, भावनाओं का, संवेगों का आदान प्रदान से जुड़ा मसला है, दो व्यक्तियों, दो संस्थाओं, दो संगठनों के बीच में आए हुए द्वंद्व का मसला है। तो सोशल इश्यूज या व्यक्तियों के बीच में ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा कौन सा ऑर्डर, ऐसा कौन सा सिस्टम, ऐसे कौन से लॉज बनाए जाएं कि हार्मोनियस तरीके से प्रोग्रेस हो, हार्मनी बढ़े, पीस बढ़े सोसाइटी में। ये सारे सोशल मुद्दे हैं, इन सारे सोशल इश्यूज में हमें सोचना होता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना होता है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है फिजिकल साइंसेस से। सोशल साइंसेस का नेचर अलग है और यहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, मेरा मत कुछ और है, आपका मत कुछ और हो सकता है, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन अलग हो सकती है, और जिसको हम जांचने में चुनौती का सामना करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है लेस वेरीफाइएबल देन इश्यूज ऑफ फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में तो जांचना आसान है, ऑब्जेक्टिविटी वहां ज्यादा है, यहां ऑब्जेक्टिविटी कम है। और ये बात मैंने लिखी है कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट्स हैं वही इसके एरिया को, कंटेंट को तय करते हैं, फील्ड ऑफ नॉलेज। एक बात और हमें समझना चाहिए, कंसर्न फॉर वैल्यू अटेनमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ सोशल साइंसेज। अगर हम इस सवाल पे मौलिक रूप से सोचें कि सबसे पहले जो, अगर इतिहास में हम जाएं, जो मानव रहा होगा, सबसे पहले सजग रूप से जब चिंतन शुरू किया होगा उसने, तो सबसे पहले वो क्या था? रिलीजियस पर्सन था, फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था, क्या था? सबसे इनिशियल स्टेज में उसने पहले तो सबसे पहले भोजन की चिंता रही होगी उसको। भोजन चिंता करने के बाद धीरे धीरे जब उसने हंटिंग के बाद हंटिंग सोसाइटी से गैदरिंग सोसाइटी में तब्दील हुई और कुछ कृषि का नॉलेज हुआ, उसको एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ, तो उसने अनाज पैदा किया, अन्न पैदा किया और स्टोर करना सीख गया। और इस तरीके से थोड़ा सा चिंता कम हो गई भविष्य को लेकर के, अब उसके पास खाने के लिए है, तुरंत नहीं निकलना होगा शिकार के लिए, तो मेरे ख्याल से उसने सोचना शुरू किया होगा, चिंतन शुरू किया होगा कि हु एम आई, ये जो वस्तुएं जो दिख रही हैं आसपास किस चीज से बनी है, आखिर क्या मतलब है, हम दूसरे से किस मामले में अलग हैं बाकी जीव जंतुओं से। तो उसने जो चिंतन शुरू किया होगा इन सवालों पर, बेसिक नीड्स से ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे सोचना शुरू किया होगा, तब वो फिलोसॉफिकल बीइंग कह सकते हैं उसको, थिंकिंग बीइंग के रूप में काम शुरू किया। और फिलोसफी में धीरे धीरे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी एक ब्रांच होती है एक्सियोलॉजी की, जिसको हम जानते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स एंड मोरालिटी, एक सभ्य समाज
रहने के लिए बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स तय करता है, कोड ऑफ कंडक्ट तय करता है, बिहेवियर्स के कोड, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम वांछनीय मानेंगे, ये तय किया जाता है। समाज के सचेष्ट, प्रज्ञावान, बुद्धिजीवी लोग बैठ करके सामूहिक रूप से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू कुछ आचरण तय करते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये करणीय है, ये अकरणीय है। These are do's and these are don'ts. These are desirable actions, these are undesirable actions. यही एथिक्स है। और एथिक्स कैसे बना है? ह्यूमन की कंसाइंस पर। मेरे अंतरात्मा की आवाज, आपके अंतरात्मा की आवाज, बाकी सबके अंतरात्मा की आवाज जब एक निष्कर्ष पे पहुंच रही है, किसी चीज को हम तय कर रहे हैं कि नहीं, हमें झूठ तो नहीं बोलना है, झूठ बोलने से समाज में बड़ा क्योस हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़ें, तो कम से कम सत्य बोलें, सत्यनिष्ठ बने। ईमानदारी एक नीति बनाई गई होगी किसी समय में। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में, एक सभ्य समाज के सदस्यों में इनका विकास हो या इनका आत्मसातीकरण हो, तभी ये समाज हार्मोनियस तरीके से, हम कहें उसको हार्मनी होगी, इसमें सामंजस्य होगा। और जो हम बात आजकल करते हैं, जो हमारा गोल है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना, समतामूलक एवं समावेशी समाज का निर्माण पूरी दुनिया का लक्ष्य है, दुनिया के देशों का लक्ष्य है। अपने अपने संविधानों में अलग अलग रूप में अधिकांश देशों ने, जहां डेमोक्रेसी है, इस रूप में लक्ष्य बनाया है और उसके लिए तमाम प्रक्रम, तमाम तरह की व्यवस्थाएं संचालित की जा रही। शिक्षा उसमें एक अभिकरण है, एक एजेंसी के रूप में काम कर रही। तो वैल्यू अटेनमेंट इतनी छोटी चीज नहीं है, इसके लिए पूरी सोसाइटी काम कर रही है। लेकिन इसके लिए अगर हम फील्ड ऑफ नॉलेज देखें, एरिया ऑफ नॉलेज देखें, तो ये कंसर्न सोशल साइंसेस का है, साइंस का नहीं है। फिजिकल साइंसेस का ये कंसर्न नहीं है कि हमारे समाज के नागरिकों में, हमारे देश के नागरिकों में सोशल वैल्यूज या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग बने और उनके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट हो, तो जाहिर सी बात है सोशल साइंसेस को ये काम करना होगा। सोशल साइंसेस आर प्राइमरली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एक सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में आपको बाकी सब्जेक्ट्स के फैक्ट, आइडियाज, थियरीज हेल्प करती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी होने का नेचर यही है एक लर्नर के रेफरेंस में। टीचर के रेफरेंस में अगर हम देखें कि एक हिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारी थियरीज को, बहुत सारी चीजों को पढ़ाने में, समझाने में, एक्सप्लेन करने में मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स हेल्प पहुंचाते हैं, सोशल साइंस के हों चाहे सोशल साइंस के इतर हों, तो वो कहा जाता है कि इसका नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में, सीखने में, समझने में दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और वैल्यूज हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। इंटरेक्शन हमें करना नहीं पड़ता है, ऑलरेडी नॉलेज तो इंटैक्ट है। नॉलेज इज ए सिंगल एंटिटी। हम मनुष्यों ने, ह्यूमन बीइंग ने उसको टुकड़ों में तोड़ लिया है समझने के लिए, और हमने डिसिप्लिन्स बना लिए हैं उसे समझने के लिए। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, हमें पहचानना है लर्नर होने के नाते, टीचर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, और उसको ध्यान में रख करके अध्ययन करना है। सोशल साइंसेस फैसिलिटेट प्लुरैलिटी इन थिंकिंग। हमारी चिंतन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुलता, विविधता, एक से अधिक पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं, एक से अधिक समाधान हो सकते हैं। किसी एक सामाजिक समस्या को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं,
ये काम साइंस नहीं करेगा, ये काम लैंग्वेज नहीं करेगी, ये काम सोशल साइंस का है कि किसी भी मुद्दे पर हमारी सोच को विस्तार दे, एक नया आयाम दे। क्यों? सिंस इन अ सोशल सिचुएशन a single effect has numerous causes and a single cause has numerous effect. एक आपको प्रभाव दिख रहा है, एक परिणाम दिख रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो हुआ हो, और एक कारण की वजह से कई इफेक्ट भी दिख सकते हैं। ये वाइस वर्सा है, और सामाजिक समस्याओं का स्वरूप ऐसा होता है। आप सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां कई बार आई होंगी। इसीलिए ये हमारी जो थिंकिंग है उसको ये ब्रॉड करता है सोशल साइंस। इसका ये काम है, बाकी डिसिप्लिन करें या ना करें, सोशल साइंस का ये नेचर है। सोशल साइंसेस एम एट मेकिंग अ सेंसिटिव, रिफ्लेक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य को नागरिक बनाने की जो प्रक्रिया है, अधिकारों और कर्तव्यों से अवेयर करते हुए उसको एक संवेदनशील नागरिक, एक पार्टिसिपेटरी सिटीजन के रूप में, एक जागरूक सिटीजन के रूप में तैयार करने की जिम्मेदारी सोशल साइंस की है। साइंस क्या करेगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर देगा, लेकिन नागरिक होने के नाते समाज में, सभ्य समाज में रहने का तरीका क्या है, बिहेव करने का तरीका क्या है, अपने कल्चर की अंडरस्टैंडिंग कैसे करें, ये सब सोशल साइंस का काम है। तो ये बात अब आपके सामने बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्पष्ट हो गई होगी कि सोशल साइंस का नेचर है क्या। सोशल साइंस में जो एक्टिविटीज होती हैं, सोशल साइंस में जो कंटेंट होता है, सोशल साइंस में जो डिस्कशंस होते हैं, उनका आखिर स्वरूप क्या है, ये जो पिछले 5-10 मिनट में मैंने नेचर आपके सामने रखा है, इसी के इर्द गिर्द डिस्कशंस होते हैं, रिसर्चेस होती हैं। अब हम बात करेंगे पेडागॉगी पर कि सोशल साइंसेस की पेडागॉगी क्या है, शिक्षण शास्त्र क्या है। इसको समझेंगे तो इससे आपको ये स्पष्ट होगा कि इसको, सोशल साइंस को पढ़ाए जाने के लिए कौन से मेथड्स जरूरी हैं और उन मेथड में किस तरीके से डिजिटल स्किल्स और डिजिटल एप्लीकेशंस यूजफुल हो सकते हैं। डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हमने पहले डिसिप्लिन्स बनाए और उन डिसिप्लिन के बीच में हमें लगा कि सुपर स्पेशलाइज्ड एरिया में हम लोग चले गए, अप्लाइड में चले गए, तो डिसिप्लिन की आपस में जो इंटरेक्शन है, आपस में जो छुपी हुई अंतःक्रिया है डिसिप्लिन के बीच में, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। तब हम सभी ने इंटरडिसिप्लिनरी होने का एक मुहिम छेड़ा कि हमारे पढ़ने, सीखने, पढ़ाने, शोध करने के तरीके इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी आई, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन डिसिप्लिन्स, इंटरेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट्स। और मल्टीडिसिप्लिनरी की जब बात आती है तो मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब है एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स का एक जगह पर होना, एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स, एडिशन ऑफ डिसिप्लिन्स। जो आज एक बात नई चल रही है, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। आज ये देखा जा रहा है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत सारे हमने उपकरण बना लिए हैं, गैजेट्स बना लिए हैं, टूल्स बना लिए हैं। टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। लेकिन जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, मतलब क्या है कि जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं या उनकी डिग्री या इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो जो रिक्वेस्ट है सोसाइटी की तरफ से कि इन सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी की एक रिक्वेस्ट है, किससे? एकेडमिया से। क्योंकि एकेडमिया क्या कर रहा है? एकेडमिया नॉलेज प्रोडक्शन कर रहा है। नॉलेज प्रोडक्शन कहां हो रहा है, कहां माना जाता है? बहुतायत में जो ज्ञान है वो कहां निर्मित हो रहा है?
आप कहते हैं वो फला देश विकसित हो गया, फला देश डेवलप्ड हो गए। डेवलप्ड होने में क्या रीजन माना जाता है? स्टडी होती है तो निकल के आता है कि वहां के उच्च शिक्षा संस्थानों ने, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च सेंटर ऑफ दैट कंट्री प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। उच्च शिक्षा केंद्रों और शोध केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तब कोई देश या समाज, जिसे आज आधुनिक पैमानों पे हम विकसित मानते हैं या आगे मानते हैं, जिसके पास आज इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो अगर ज्ञान की रचना उच्च शिक्षा केंद्रों में हो रही है, विश्वविद्यालयों में हो रही है, महाविद्यालयों में हो रही है या शोध केंद्रों में हो रही है, तो ऐसे ज्ञान की रचना की जाए जिससे कि ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। तो ये जो मिसमैच हो रहा है, रिक्वेस्ट कुछ और है, प्रोडक्शन नॉलेज का कुछ और हो रहा है, इसके लिए बात आ रही है नॉलेज प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। क्यों प्रोफेसर्स, क्यों टीचर्स ही नॉलेज के प्रोडक्शन में रहेंगे, रिसर्चर्स रहेंगे? ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता जिसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंसेस हैं? उसे हम क्यों शामिल नहीं कर सकते? हमें करना होगा। वो नॉन एकेडमिक पर्सन जरूर है, लेकिन उसके अनुभवों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दशरथ मांझी ने कमाल किया ना उस एरिया में सड़क बना करके। बहुत से इंजीनियर ने सोच नहीं पाया होगा, उनकी साइंस, उनकी सारी नॉलेज वहां पर फेल हो गई होगी, लेकिन उस व्यक्ति ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला उस समाज के लिए जो प्रॉब्लम थी। वो एकेडमिक नहीं आदमी है, लेकिन हमें उसे शामिल करना होगा, उसके अनुभवों को। ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, डिग्री उन्होंने कहीं से नहीं ली, तो उनको शामिल करेंगे। तो हमें ट्रांस डिसिप्लिनरी टीम बनानी होगी अलग अलग डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन की बाउंड्री को पार कर जाना होगा अगर हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजना चाहते हैं। क्योंकि रियलिटी वाकई में ऐसी चीज है ना, उसके अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग डायमेंशन है। इफ यू वांट टू डिपिक्ट द रियलिटी और डीपली डिग करेंगे आप, उसके लिए हमको ऐसी मल्टीपल टीम चाहिए। बिना टीम के आप रियलिटी को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उस प्रॉब्लम का नेचर ही ऐसा कॉम्प्लेक्स है, सोशल प्रॉब्लम का, कि उसमें डिफरेंट इनपुट्स चाहिए नॉलेज के, ग्राउंड लेवल के भी, थियोरी का भी, रूरल, अर्बन। अब वो ऐसा नॉलेज का जब प्रोसेस होगा, नॉलेज जनरेशन का प्रोसेस होगा, नॉलेज जनरेशन की प्रोसेस को हमें ऐसा रखना होगा, उसी को ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जा रहा है, रिसर्च के मामले में कहें या नॉलेज जनरेशन के मामले में कहें। तो ये भी हमें सोशल साइंसेस को पढ़ते समय, पढ़ाते समय ध्यान में रखना होगा कि हम ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाएं। इंटरडिसिप्लिनरी से भी समस्याएं नहीं हल हो रही हैं। इंटरडिसिप्लिनरी से क्या हो रहा है? थियरीज तो आ जा रही हैं, नॉलेज तो प्रोड्यूस हो जा रहा है, बहुत अच्छा भी माना जा रहा है, अच्छे जर्नल में भी पब्लिश हो रहा है, लेकिन अब उसकी सोशल यूटिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि समस्याएं जस के तस हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, बहुत तेजी से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें, अभी चुनौती है। मेंटल हेल्थ की बात करें, लगातार मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। सर आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो। अभी म्यूट हुए हैं? नहीं जी सर, सर अभी सुनाई दे हुए रहा। थे। अब हो गया सर, ठीक है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि इस जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रही है, उस नॉलेज के प्रोडक्शन के संदर्भ में हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी सोशल यूटिलिटी कितनी है। सोशल यूटिलिटी है तो हमारे लिए वो नॉलेज बहुत काम का होगा। हम देख रहे हैं कि हम लगातार अशांति हो रही है, क्लासेस बढ़ रहे हैं अगर समाज में,
और सोशल साइंस में थियरीज बहुत आ रही हैं, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, इस गैप को दूर करना होगा। थीमेटिक की बात आती है पेडागॉजी के मामले में। थीमेटिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज सच एन अप्रोच टू टीचिंग in which the entire process of teaching centers around a theme. A theme is a topic of interest which connects the different teaching learning areas or subjects. जैसे हम environmental pollution की बात करें, इसको समझने में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट हेल्प करेंगे। एक थीम लेकर के हमें पढ़ाना होता है, पढ़ाना चाहिए सोशल साइंसेज में। फूड हैबिट्स की बात करें, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करें, मार्केट की बात करें, बहुत सारी थीम ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच की अगर हम बात करें, यह भी पेडागॉजी है। बहुत डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। इंडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग क्या है कि हम जब भी अपने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ या किसी भी प्रकार के लर्नर्स के साथ बात करें तो हमें उनके जो भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा और उनमें छिपे हुए सिद्धांतों को, संप्रत्ययों को, कॉमन एब्स्ट्रैक्ट चीजों को निकाल करके बताना होगा कि यही तो है ये कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक का, उस कॉमननेस को, उस जनरलाइजेशन को जो उन्हीं के अनुभवों से निकालना है, उन्हीं की सहायता से। इंडक्टिव अप्रोच, विशिष्ट से सामान्य की ओर हम लोग कहते हैं शिक्षण सूत्र में। और डिडक्टिव अप्रोच क्या है कि हम उसको पहले नियम बताते हैं, सिद्धांत समझाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि देखो ये यहां पर एप्लीकेबल है, यहां पर लागू है, इस परिस्थिति में लागू है। तो दोनों ही तरह की अप्रोचेस हमें उपयोग में लानी होती हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के माध्यम से सोशल साइंसेस को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी के पास अनुभव हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने परसेप्शंस हैं, क्योंकि उसका अपना एक कल्चरल कंटेक्स्ट है। बिना उस कंटेक्स्ट को, उस बैकग्राउंड को समझे आप सोशल साइंस के कंसेप्ट को नहीं सिखा सकते। और यही बात हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो अगली बात हमने लिखी हुई है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी इसी बात को हाईलाइट करती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी क्या कहती है, फिलॉसफी क्या कहती है? एवरी लर्नर इज कंस्ट्रक्टर ऑफ हिज और हर ओन नॉलेज। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर किशोर अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। टीचर इज जस्ट a facilitator, teacher is just a environment creator। बच्चा इनपुट लेता है, तो हमें करना क्या है? वही बात जो मैं इंडक्टिव में कह रहा था। इंडक्टिव अप्रोच अपनाने के लिए आपको यू शुड यूज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्टूडेंट रिलेटेड टू दैट टीचिंग पॉइंट, रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। उसके अनुभव क्या हैं, उसके अनुभव में इससे जुड़ी क्या चीजें आई हैं अब तक। उसे पता नहीं है कि इसका थियरी ना, इसका टेक्निकल नाम ये है, लेकिन कच्चे अनुभव जो उसके पास हैं, यू शुड एक्सप्लोर थ्रू इंगेजमेंट। आप इंगेज करिए डिस्कशंस में, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, एक्टिविटी दीजिए और एक्सप्लोर करिए कि उसमें ये जो बातें कर रहे हैं आखिर किस तरह के अनुभव इनके पास है। और फिर उनके हिसाब से हम जहां हमें गैप लग रहा है उसको हम फिल कर दें, उसको नाम दे दें कि हाँ ठीक है, यही, इसको हम सोशल साइंस की टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं जो आपके आस पड़ोस में एक्टिविटी हो रही है। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं जो प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग की फॉलो हो रही है। तो इस पेडागॉजी को भी हमें अपनाना है, अपनाया जा रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी को सोशल साइंसेज में, बाकी सारे सब्जेक्ट में। दूसरा एक एस्पेक्ट इसमें और आता है कि कोई भी एक हम टॉपिक पढ़ाते समय उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को उसी समय पढ़ाएं, जिससे कि कंसेप्ट फॉर्मेशन जो होगा वो टोटलिटी में होना चाहिए, समग्र
दृष्टि विकसित होना चाहिए किसी एक कंसेप्ट को समझते समय। जैसे अगर उदाहरण से समझाना चाहें आप सबको, कि जब हम जल का संप्रत्यय पढ़ाएं बच्चे को, तो जल का संप्रत्यय पढ़ाते समय हम ये बताएं कि इसका भौगोलिक पक्ष क्या है, कहां पर जल किस रूप में है। हम उसका सामाजिक पक्ष भी बताएं कि जल किस तरीके से क्लासेस का कारण बनता है, जल के स्रोतों पर किसका अधिकार रहा और किस रूप में जल के स्रोत हैं, सरकार की भूमिका क्या है जल के स्रोतों के संदर्भ में। हम उसका राजनीति विज्ञान सिखाएं। हम H2O भी बताएं उसको कि ये H2O क्या है, हम जल का विज्ञान भी उसे समझाएं। हम जल से जुड़ी प्रदूषण की समस्या को भी से समझाएं। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो जब हम जल का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ वाटर पे हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में बच्चों के बीच में, तो टोटलिटी में जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको एक साथ बच्चे से डिस्कस करें, उससे जुड़ी चर्चाएं करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहती है। जब हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उस समय समझाएं कि भौगोलिक पर्यावरण का मतलब क्या है, सामाजिक पर्यावरण का मतलब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं एनवायरनमेंट से जुड़े, एक साथ बच्चे को हम बताएं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। इसी को कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोगी के नाम से हम बहुत सारे विद्यालयों में, या आप सभी के अनुभव से ये बात अनुभव में आई होगी। निश्चित रूप से ये बात बहुत नई नहीं है। हमारे देश में एनसीएफ 2005 ने इसको लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। एनसीएफ 2005 आप सभी जरूर पढ़ें उस डॉक्यूमेंट को। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे है। और अब तो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आने वाला है, जल्दी ही आएगा। देखते हैं उसमें किस रूप में हमारी पेडागोगी आती है। फिलहाल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बहुत सुंदर तरीके से उस डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब की गई है, एक्सप्लेन की गई है। तो आप इस तरीके से आपने समझा सोशल साइंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोशल साइंस से किस तरीके से सोशल स्टडीज इवॉल्व हुआ, दोनों का कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, और सोशल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में इसका नेचर क्या है, और सोशल साइंसेस और सोशल स्टडीज में बेसिक डिफरेंस क्या है, अप्रोच का, डेरिवेशन का, एरिया ऑफ अफेयर्स के रेफरेंस में हमने बात करी। और फिर हमने उसकी पेडागोगी पे बात की। थोड़ी सी बात 2-3 मिनट और मेथड पे, क्योंकि आप लोग मेथड के बारे में सुनते रहते हैं। टीचिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें, ये कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो यूज हो रही हैं। डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, मॉक एक्टिविटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज, सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए टेक्निक्स यूज हो रही हैं आज के संदर्भों में। और ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन सी हैं जो बहुत पहले से यूज हो रही हैं। अब इन्हीं सारी टेक्निक्स में आप देखेंगे कि हमारी डिजिटल स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। डिस्कशन कैसे करा रहे हैं अभी हम फेस टू फेस मोड में, और हम डिजिटल स्किल्स के माध्यम से, डिजिटल स्किल्स का यूज करके डिस्कशन कैसे करा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी, एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें आपके अभी समझ में आएंगी। लेक्चर मेथड बहुत पॉपुलर है सोशल साइंसेज में, हम सब यूज करते हैं। और मैं भी 1 घंटे से लेक्चर ही दे रहा हूं आपको, अभी मैंने सुना भी नहीं है। आपके जिज्ञासाएं, आपके व्यूज क्या हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, इसमें भी होगा। और टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं हम सोशल साइंसेज में। ये तो ट्रेडिशनल तरीके हैं, स्टोरी टेलिंग, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक। लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पज है, एक बेसिक क्लैरिटी देना कि सोशल साइंस की पेडागोगी में क्या क्या बातें होनी चाहिए, जो मैंने आपके सामने रखी। अब जो हमारा फोकस है कि हम समझ गए कि हमें करना क्या है,
और इसको और इफेक्टिव तरीके से कैसे करें। तो आपके सामने मैंने आपकी जो आज के टॉपिक, आपकी थीम जो है, उसको सामने रखा है। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं अभी जो चर्चा हुई है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसका जो पार्ट 2 है उसको शुरू करें। पार्ट 2 का मतलब है अब हम डिजिटल एप्लीकेशन और डिजिटल कंपोनेंट की हम बात करेंगे। बिल्कुल, मैंने कुछ कमेंट जो पहले नहीं देख पाए उनको अभी हम देख पा रहे हैं, और सुधीर ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को लिखा है। 5E, जो मैं बार बार उस वर्ड को यूज कर रहा था, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएशन। बिल्कुल, अब तो 7E की बात हो रही है, 5E से आगे एक कदम जा करके हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये 5E उस कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड ही आइडिया है। लेसन प्लानिंग का एक मॉडल है, टीचिंग लर्निंग को प्लान करने का एक मॉडल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम डिजिटल स्किल सोच रहे हैं या हम उसके डिजिटल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या चीज आ रही है? एक तो कोविड में इतना हमने यूज कर लिया, दूसरा ये जो जनरेशन हमारे बीच में है, क्योंकि कुमारी प्रियंबदा ने पूछा है कि डिफरेंस क्या है मेथड और टेक्निक में। मेथड बेसिकली एक सब्जेक्ट को पढ़ाए जाने का खास तरीका है, सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं उसमें। नेचर ऑफ कंटेंट तय करता है कि मेथड क्या होगा। साइंस के कंटेंट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, लेकिन टेक्निक, एक मेथड में एक से अधिक टेक्निक यूज हो सकती हैं, होती हैं। टेक्निक बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं। क्वेश्चनिंग टेक्निक है, लेकिन क्वेश्चन को अगर चाहें उस टेक्निक का उपयोग आप लेक्चर मेथड में भी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन में भी कर सकते हैं। तो एक मेथड में ढेर सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन मेथड का चयन नेचर ऑफ कंटेंट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट से होता है, जबकि उसका जो आपका टेक्निक का चयन करेंगे तो आप उस मेथड के हिसाब से टेक्निक्स का चयन करेंगे और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे कि बच्चा एक्सपेरिमेंट जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको हमें क्या चीज पूछनी है, क्या मौका देना है, उस हिसाब से आप ड्रिल कराएंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे। अलग अलग टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर इखलास अहमद ने पूछा है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्या मतलब है। बहुत साफ मैंने कहा, बीएचयू एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। आपका बसंता कॉलेज भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप में है। कैसा? एक प्रीमाइस में अलग अलग विभागों में अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं। आपके यहाँ इतिहास भी पढ़ाया जाता है एक कमरे में, दूसरे कमरे में भूगोल पढ़ाया जाता है, तीसरे कमरे में। ये एक परिसर में अलग अलग विषयों का अध्ययन, अध्यापन और शोध होना इतने भर से मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन्स फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, इतना कहने से बहुविषयक हो गया। वो संस्थान कैसा हो गया? बहुविषयक हो गया, जहां एक से अधिक विषयों की पढ़ाई होती है। लेकिन इनमें इंटरेक्शन हो जरूरी नहीं है। बच्चों को एक साथ सब्जेक्ट्स लेने की छूट हो जरूरी नहीं है। बच्चे फिजिक्स के साथ फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते, साइकोलॉजी के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते। यहां मामला दूसरा है। इसे हमें इंटरडिसिप्लिनरी बनाना है। जिन सब्जेक्ट्स का नेचर ऐसा है, जिनमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो
मैप किया जाए तो वो एक दूसरे को समझने में हेल्प करता है। हिस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज और इसकी भी बहुत सारी नॉलेज। तो क्या हम बच्चे को मौका दे रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के वो एक पेपर एक चीज पढ़े? अब ये बात शुरू हो गई, एनईपी इस बात को कह रही है कि अब हम यूजी लेवल पे डिग्री देने के लिए हम एक क्रेडिट का रिक्वायरमेंट तय करेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आ गया है, अब उसमें खाता आप लोगों को खुलवाना है, चिट्ठी आ गई होगी यूजीसी की तरफ से। आपको यूजी के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट्स अर्न करने होंगे। आप भविष्य में पाएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपको सब्जेक्ट्स चुनने की, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चुनिए और पढ़िए। तो क्या होगा कि आप हिस्ट्री के टीचर से भी इंटरेक्ट करेंगे और साइंस के टीचर से इंटरेक्ट करेंगे। तो आपकी थिंकिंग में क्या होगा? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आएगा। दो सब्जेक्ट्स इंटरेक्शन करेंगे आपके माइंड के अंदर में, और जब भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसका आप सोशल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे और उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। यही कारण है कि आईआईटीज में अब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस फैकल्टी खोल दी गई है और आईआईटीज भी टीचर ट्रेनिंग के कोर्स करेंगे। उनके यहां भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन शुरू हो गया है। बात समझ में आ गई कि ये अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूं कि फेसबुक एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया है। फेसबुक का जो मालिक मार्क जुकरबर्ग है, अगर उसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स चुनने की छूट नहीं दी गई होती तो हो सकता है इतना आइडिया यूनिक ना सोच पाया होता। उसने साइकोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन एक साथ पढ़ा है अपने यूजी में और इतना बेहतरीन उपयोग किया उसने। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांस की बात आती है। ट्रांस की बात आप कर रहे हैं, ट्रांस में और मल्टीडिसिप्लिनरी में अंतर है। हमारे बीएचयू में बीएड विभाग कमक्षा पर है और उसमें भी साइंस लैब है। यहां भी साइंस को पढ़ाने वाले पेडागॉग्स हैं, टीचर एजुकेटर हैं, लेकिन साइंस फैकल्टी के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे 100 सालों में कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना हम वहां गए ना उनको यहां बुलाया गया। तो मल्टीडिसिप्लिनरी तो है लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी नहीं हो पाए। इंटरेक्शन जरूरी है ना। हम ऐसे मुद्दों पे काम करें, कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च करने के लिए टीम बना लें हम। जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि आज पूरी दुनिया में लर्निंग को समझने का, कि लर्निंग का कोई बायोलॉजिकल बेस है क्या? ब्रेन मैपिंग रिसर्च हो रही है, हमारे अंदर कोई न्यूरॉन देखने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसी टीम बनाएं जिसमें डॉक्टर्स रहें, जिसमें साइकोलॉजिस्ट रहें, साइकोलॉजी फील्ड के लोग रहें, एजुकेशन के लोग रहें, और ये लोग एक साथ लर्निंग के कंसेप्ट को, मैं तो कह रहा हूं आयुर्वेद के लोग भी रहें। ऐसे रिसर्चर प्रोफेसर्स की एक टीम बने और इसमें नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स को भी लाएं, जो यूजी पीजी नहीं कर पाए लेकिन उन बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो बातें बड़ी अच्छी समझाते हैं। ये टीम जब काम करेगी और बताएगी कि लर्निंग का भी कोई बायोलॉजिकल बेस है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के मामले में नोम चॉम्स्की ने कहा कि सबके दिमाग में एक LAD फिट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फिट है, और ये बायोलॉजिकल चीज है। इसी का मैच्योरेशन होता है, यानी कि हम बचपन में जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर यूनिवर्सल ग्रामर इन्नेट है, जन्मजात है। उसने अपनी थियरी से इस बात को कहा, और ये केवल एनिमल चाइल्ड में होता है, सॉरी ह्यूमन चाइल्ड में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। इतना घंटे कितने बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करिए, उसकी भाषा विकसित नहीं होगी, लेकिन ह्यूमन की हो जाएगी क्योंकि उसके पास बेसिक है। बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाई जाती स्कूल आने से पहले। 1 से 6 साल की उम्र में बच्चा स्कूल आता है, लेकिन वो अपने से सेंटेंस बनाना सीख जाता है, बेसिक चीजें सीख जाता है। चूक होती है ग्रामर में, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है बच्चा। तो ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बनानी पड़ेगी, बाउंड्री से बाहर निकलना होगा। एक इंडिपेंडेंट सेटअप में सब लोग एक साथ काम करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज रखने वाले, और उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड जब बना देंगे हम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए मल्टीपल डिसिप्लिन की टीम एक साथ एक बैनर के नीचे काम कर रही है और उसमें नॉन एकेडमिक स्टेक होल्डर्स भी हैं, दैट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। मुझे लगता है ये आप क्लियर हो गया होगा आपको। डॉक्टर इखलास, ट्रांस का मतलब ही है पार चले जाना, डिसिप्लिन से पार चले जाइए आप, डिसिप्लिन की हदों को तोड़ दीजिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए
टीम आप यूनिक बना लीजिए और आप अप्रोच भी, मेथड भी जो आपको ठीक लग रहा है वो बना लीजिए, अपना लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, सोसाइटल प्रॉब्लम जस के तस हैं और हम कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी नॉलेज पैदा कर ली है, दुनिया में इतनी थियरीज आ गई, हर फील्ड में इतनी रिसर्च हो रही है, मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ती चली जा रही भाई 100 से 130% पूरी दुनिया। तो फिर किस बात की रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, हमने खोजा क्या और खोज के उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या अप्लाइड रिसर्च किया जाए। तो अब एप्लीकेबिलिटी पर बहुत फोकस है। मेरी बात शुरू होनी थी डिजिटल स्किल्स और एप्लीकेशंस पे। 2 सवाल आ गए आप लोगों के चैट बॉक्स से, मैंने लिए, प्रियंवदा और इखलास का सवाल। अरे अपूर्वा, आप कह रही हैं कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स दोनों में यूज हो सकती हैं, सोशल साइंसेज में यूज हो सकती हैं, सोशल स्टडीज में हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, यूजी पीजी में भी आप मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और सोशल स्टडीज के संदर्भ में स्कूल लेवल पे 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स यूज कर सकती हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल यूज कर सकती हैं। डिस्कशन एक मॉडर्न टेक्निक है, हो रहा है यूज, दोनों लेवल पे हो रहा है, एडल्ट लर्नर के साथ हो रहा है और एक स्कूल लेवल के बच्चे के साथ भी हो रहा है। ऑब्जर्वेशन भी हम करने का मौका दे रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं बच्चे से कि विलेज का सर्वे कीजिए, गांव का सर्वे कीजिए, देखिए कि वहां पंचायती संस्थानों की क्या स्थिति है, देखिए उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। मॉक एक्टिविटी करा रहे हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, दोनों लेवल पर भी इसको यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका सवाल भी कवर हो गया है पूर्वा, मेरी आवाज अगर सुन रही हैं तो। हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। मैं ये बात कह रहा था कि आज की पीढ़ी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है डेली। किसका? जिसके पास स्मार्टफोन है, गैजेट है। डिजिटल स्क्रीन पर बीतने वाला समय हर साल बढ़ रहा है। डिजिटल एप्लीकेशंस को यूज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है हर वर्ष, तमाम गरीबी के बावजूद भी। और अब ये चिंता की जा रही है, पर्पज को लेकर के रिसर्चेज हुई हैं कि हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, बहुत ज्यादा मनोरंजन कंज्यूम कर रही है, इंटरटेनमेंट कंज्यूम करने वाली पीढ़ी है ये, बहुत ज्यादा। जितना एक्सपोजर उसका हो रहा है उसमें मैक्सिमम जो अगर आप स्टेक निकालेंगे, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो बच्चा अगर यूज कर रहा है डिजिटल स्क्रीन को तो मनोरंजन के लिए ज्यादा कर रहा है और स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए उसकी तुलना में कम कर रहा है। तो फिर हेल्थ का कंसर्न आ रहा है लोगों के सामने कि भाई आंख बचेगी कि नहीं बचेगी। आपके मन में भी आता होगा, और सबके स्मार्टफोन में आजकल एक ये सेटिंग में आप जाके देखते हैं ना, डिजिटल वेलबीइंग नाम से एक ऑप्शन आता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिएगा, स्मार्टफोन में ये ऑप्शन आ गया है, सेटिंग में जाएंगे, डिजिटल हेल्थ नाम से कुछ मोबाइल में आ गया है। कितने घंटे आपने किस एप्लीकेशन पर, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन ना, वो एप्लीकेशंस आप यूज कौन सा एप्लीकेशन, मतलब अपनी ही डिजिटल एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि मुझे यूट्यूब 2 ही घंटे देखना है, तो 2 घंटे बाद आपको आपका स्मार्टफोन रिमाइंड करा चाहिए। जो पीडियाट्रिक्स की एसोसिएशन अमेरिका की है, उसने रिकमेंड किया है 2-3 घंटे से ज्यादा बच्चों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए चिल्ड्रन का डिजिटल स्क्रीन का, नहीं तो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है 3 घंटे से ज्यादा अगर बच्चे एक्सपोज कर रहे हैं पर डे। तो ये एक कंसर्न हेल्थ का है और दूसरा कंसर्न एजुकेशन का है। एजुकेशन का कंसर्न क्या है? एजुकेशन का कंसर्न क्या है कि हमें बच्चे को कंटेंट की नॉलेज देनी है, बच्चा कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग कर ले, कंटेंट की जो अंडरस्टैंडिंग हो उसका एप्लीकेशन कर ले। तो कंटेंट की नॉलेज देनी बच्चे को। दूसरा, हमें टीचर्स को पेडागॉजी की नॉलेज देनी है।
टीचर उसको सिखा सके उस कंटेंट को, टीचर को भी कंटेंट की नॉलेज हो और टीचर उसको हाउ टू टीच, हाउ टू फैसिलिटेट, हाउ टू क्रिएट इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग, ये सिखाना पड़ेगा। टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स, कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करें, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड में कैसे करें, बच्चा आसानी से सीख जाए, कौन सी उदाहरण लें, असेसमेंट कैसे करें, क्लासरूम असेसमेंट्स के तरीके क्या अपनाए जाएं, मूल्यांकन कब करें, यूनिट टेस्ट कब करें, पूरी एक पेडागॉजी है, शिक्षण शास्त्र है जो सिखाया जाता है बीएड वालों को। आप सब यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का या कुछ सब्जेक्ट्स का कंटेंट नॉलेज लेके आते हैं। आप सब सोशल साइंस के अगर लोग हैं तो आप सबने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, फिलॉसफी पढ़ी होगी और भी बहुत सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। सबके पास सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसे हम लोग कहते हैं कंटेंट का नॉलेज तो अच्छा है, ये तो प्री रिक्विजिट है, होना चाहिए। स्वागत है ऐसे लोगों का बीएड विभाग में, टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, सॉरी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ट्रेनिंग वर्ड तो यूज भी नहीं करना हम लोगों को, लेकिन इसके आगे जो हम इनपुट उसमें देते हैं, टीचर एजुकेटर होने के नाते, शिक्षक शिक्षा विभाग होने के नाते, वो पेडागॉजी का इनपुट देते हैं। तो पीसी मॉडल की बात आजकल होती है, पी फॉर पेडागॉजी, सी फॉर कंटेंट और के फॉर नॉलेज। लेकिन इसमें एक और एडिशन हो गया अब, पीसी के मॉडल में क्या आ गया, टी मॉडल लगे, टी